हमने अमाइनो एसिड डिस्कस किया था। हाँ, हमने अमाइनो एसिड्स डिस्कस किया था। अमाइनो एसिड्स क्या था, जिसमें अमाइन फंक्शनल ग्रुप भी था और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप भी था। ठीक है, तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर थी। एक तो फंक्शनल ग्रुप क्या था, अमाइन था, और कौन सा था, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप था। ठीक है, इसके बाद हमने डाइपेप्टाइड बनाया था। हमने बोला था जब दो अमाइनो एसिड कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, डाइपेप्टाइड बनेगा। ठीक है, डाइपेप्टाइड कैसे बन रहा था, यहाँ से तो H जा रहा था और यहाँ से क्या जा रहा था, OH जा रहा था। ठीक है, और यहाँ पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म हो जाएगी, NH CO लिंकेज फॉर्म हो जाएगी, जिसको पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे इफ हम लोग अमाइनो एसिड को ज्वाइंट करा दें तो क्या बन जाएगा हमारा, पॉलीपेप्टाइड्स बन जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। अभी ये कौन सा है, डाइपेप्टाइड, ऐसे ट्राईपेप्टाइड बनेगा, फिर फाइनली क्या बन जाएगा हमारा, पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। हमको आज डिस्कस करना है मेन, क्या करना है, प्रोटीन। ठीक है, फर्स्ट प्रोटीन कौन सा है हमारा, फर्स्ट प्रोटीन है फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, फर्स्ट कौन सा प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, ये हमारा लीनियर प्रोटीन होता है। कैसा प्रोटीन होता है, लीनियर प्रोटीन होता है। इसमें जो पॉलीपेप्टाइड्स की जो चेन होगी वो कैसे अरेंज होगी, लीनियरली अरेंज होगी, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड। इन दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये दोनों एक दूसरे से क्या रहेगी, हेल्ड रहेगी। ठीक है, एक दूसरे के साथ रहेगी। देन बात करते हैं हम नेक्स्ट बात की। नेक्स्ट क्या है कि ये वाटर में इनसोल्यूबल होगा। वाटर में कैसा होगा, इनसोल्यूबल होगा। एग्जाम्पल आपको याद होगा, बायो के स्टूडेंट हो आप लोग सब। ठीक है, जो नॉर्मली हमारे सिल्क या हेयर में कौन सा प्रोटीन होता है, कैरेटीन ना, और मसल्स में कौन सा प्रोटीन होता है, मायोसिन। ठीक है, ये दोनों किसके एग्जाम्पल है हमारे, फाइब्रस प्रोटीन के, जो कैसा होता है, इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, बात समझे। नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड प्रोटीन है वो कौन सा है, ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, ग्लोबुलर प्रोटीन। ये कैसा होता है, इसकी स्ट्रक्चर कोइल्ड होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है। फॉर एग्जांपल जैसे स्प्रिंग होता है, सेम उसी टाइप की स्ट्रक्चर है। उसको आपने स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच करके जो स्ट्रक्चर बनेगी उस टाइप की इनकी कुछ स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, हाँ, बात को समझो कि ये कोइल्ड क्यों हुआ होगा, क्योंकि सपोज इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड हो, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या हो, ये दोनों जो पॉइंट है यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे ना, और ये क्या हो जाएगा, टर्न आ जाएगा इस पे। तो ऐसे ही इसमें क्या हो जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस वजह से यहाँ टर्न्स आ गए और इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो गई है, कोइल्ड हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, ये वाटर में इनसोल्यूबल था फाइब्रस। ग्लोबुलर क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है। ठीक है ना, वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा एक तो इंसुलिन ना, इसके अलावा एल्बुमिन। ठीक है, ये दोनों कैसे प्रोटीन है, सोल्यूबल प्रोटीन है। एल्बुमिन की स्ट्रक्चर देखा है एल्बुमिन कभी, एल्बुमिन देखा है ना, एग देखा है ना, उसके अंदर उसको तोड़ के देखा है, उसके अंदर जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्बुमिन। ठीक है, अलग अलग चीज़ों में होते हैं, उसको बोलते हैं एग एल्बुमिन। तो जितने भी टाइप के एल्बुमिन हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, अभी तक कोई डाउट नहीं है, चलो बढ़िया। पहले फाइब्रस प्रोटीन पढ़ा था जो अनकोइल्ड था, जिसमें कोइल्ड स्ट्रक्चर नहीं थी, वो कैसा था, इनसोल्यूबल था। बट ग्लोबुलर प्रोटीन कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी, कोइल्ड होती है। ठीक है, और ये कैसा होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है। एग्जाम्पल याद कर लेना। ठीक है, हाँ चलो, इसके अलावा हम लोग प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, किसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, प्रोटीन की। फर्स्ट है हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है,
प्राइमरी स्ट्रक्चर जनरली लीनियर होती है, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होती है, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स अरेंज होगी, ठीक है। ये जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, इसमें प्रोटीन किससे बना है, पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है। इसमें बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज होगी और इनके अंदर जो अमाइनो एसिड है, अच्छा आपको याद होगा पॉलीपेप्टाइड किससे बनता है, अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड भी अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, एक फिक्स सीक्वेंस होगा, स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा किसका, अमाइनो एसिड का। ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, बात समझे। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा इनके बारे में बोर्ड में, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये हमारी प्राइमरी थी, ये स्ट्रक्चर जब कोइल्ड हो जाती है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ये कौन सी स्ट्रक्चर हमारी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप की होती है, एक होती है अल्फा हेलिक्स जो हमने अभी बना दिया, ठीक है, और एक होती है हमारी बीटा प्लेटलेट, ठीक है। अब बीटा प्लेटलेट क्या है, इफ ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, इफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए तो ये स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, समझ रहे हो। तो इनकी जो ये स्ट्रेच टाइप की कुछ स्ट्रक्चर बनेगी ना, ये कौन सी होती है हमारी, बीटा प्लेटलेट, ठीक है। अब टर्सरी की बात आई, ठीक है। टर्सरी क्या होगा कि ये जो टर्न चल रहे थे, अभी हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ थे पता है ना, इनके बीच में थे, अलग अलग के बीच में, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ इस टाइप की है, मान लो ये चल रही थी कॉइल और ये कॉइल फिर से टर्न हो गई, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ भी क्या है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। और क्वाटरनरी, लास्ट कौन सी हमारी, क्वाटरनरी प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, जहाँ तहाँ कुछ बना देना, ठीक है। ये कौन सी स्ट्रक्चर होगी हमारी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है ना। ले पॉज कर दे उसको। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, क्या जो हमारी कोल्ड स्ट्रक्चर है, किसकी कोल्ड स्ट्रक्चर की बात करें हम, प्रोटीन की जो कोल्ड स्ट्रक्चर है उसमें कुछ हम केमिकल या टेम्परेचर में चेंज करते हैं, या तो कोई केमिकल चेंज करते हैं, केमिकल चेंज मतलब उसमें एसिड डाल दिया, बेस डाल दिया, कुछ पीएच चेंज कर दिया, ठीक है, या फिर उसके टेम्परेचर में चेंज करते हैं। तो कोल्ड स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, अनकोइल्ड हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। आपको याद है कोल्ड स्ट्रक्चर कौन सा था, प्रोटीन था हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन था ना। और ग्लोबुलर प्रोटीन नॉर्मली क्या होता था, सोल्यूबल होता था, ठीक है। अनकोल्ड प्रोटीन मतलब कौन सा प्रोटीन बन गया, फाइब्रस बन गया। और फाइब्रस कैसा होता है, जनरली इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। इफ बाय चांस मान लो उसमें सेकेंडरी या टर्सरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, तो वो डिस्ट्रॉय होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी में, ठीक है। और इफ बाय चांस प्राइमरी स्ट्रक्चर है तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होने वाली है, ठीक है। इस सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर है तो वो डिस्ट्रॉय होकर क्या बन जाएगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाएगी। एक्चुअली में डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में होता क्या है, केमिकल और फिजिकल चेंज करते हैं हम कुछ, जिसकी वजह से हमारी जो कोल्ड स्ट्रक्चर होती है वो क्या हो जाती है, अनकोइल्ड हो जाती है। जो भी पार्ट सोल्यूबल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनसोल्यूबल। इफ बाई चांस पहले से कोई पार्ट इनसोल्यूबल होगा तो फाइनली वो कैसा रहेगा, इनसोल्यूबल ही रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, इफ हम लोग एग को जब बॉईल करते हैं ना, तो पहले तो एग जब बॉईल नहीं होता है तो वो अंदर जो एल्बुमिन होता है वो पार्ट कैसा होता है, सोल्यूबल होता है। देखा है ना, ये वाइट वाला जो पार्ट होता है वो वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। और जब हमने उसको हीट कर दिया, मतलब टेम्परेचर में कुछ चेंज किया, तो वो उसकी स्ट्रक्चर कैसी हो गई होगी, अनकोल्ड फाइब्रस प्रोटीन बन गया होगा। अब वो कैसा हो जाता है, इनसोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। सेम जब हम लोग मिल्क की पीएच में चेंज करते हैं, ठीक है, मिल्क में जब हम थोड़ा सा एसिड मिलाते हैं, मान लो उसमें थोड़ा दही डाल दिया, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिल्क कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और एक्चुअली में उसमें क्या हुआ है, कौन सा चेंज हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है, पीएच चेंज हो गई है, ठीक है। कर्ड के अंदर जो एसिड होता है उसका नाम आपको याद होगा, नाम क्या है उसका, लैक्टिक एसिड, ठीक है।
तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। हो गया? हाँ हाँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंजाइम्स, उसके बाद है विटामिन्स, जिसको सिलेबस से हटा दिया है, ठीक है। फिर भी हम थोड़ा बहुत इसको डिस्कस कर लेते हैं। एंजाइम्स क्या है? ये हमारे बायोकेमिकल कैटलिस्ट है। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट विच कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन। जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उनकी रेट को इंक्रीज कौन करता है? एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स हमारे स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, ठीक है। इनका दुनिया में एक ही काम होता है, ठीक है। दुनिया में क्या होता है? एक ही काम होता है। फॉर एग्जांपल जो इन्वर्टेज है, इन्वर्टेज क्या है? एक एंजाइम है जो सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है। ये ओनली इसी रिएक्शन में काम करता है और कहीं काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे हमारा वो एंजाइम है लैक्टोबैसिलस, ऐसा कुछ नाम है ना, वो क्या करता है? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा इसका दुनिया में कोई और काम नहीं है, ठीक है। तो एंजाइम क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं जो हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं? कैटेलाइज कराते हैं, ठीक है। बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज कराते हैं, ठीक है। पूछ लो, इसमें कोई टेंशन नहीं है, चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है। हाँ, अब बात सुनो। जिस रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं ना, उसी अकॉर्डिंग इनका नेम हो जाता है। फॉर एग्जांपल जो एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है उसका नाम है माल्टेज, ठीक है। जो यूरिया को अमोनिया एंड CO2 में कन्वर्ट करता है, यूरिया को अमोनिया एंड CO2 में कन्वर्ट करता है, उसका नाम है यूरेज। ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं क्योंकि सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा एक होता है ऑक्सी रिडक्टेस, इसका काम क्या है? वो ऑक्सीडेशन भी कराता है और रिडक्शन। नॉर्मली सबके नाम के पीछे नॉर्मली, ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं है AS ही आता है, जैसे माल्टेज, जाइमेज ना, इन्वर्टेज, ठीक है, पर स्पेसिफिक नहीं है, कभी कभी हो सकता है ना भी आए। बात समझे ना। वाइटामिन्स हमारे सिलेबस से हटा दिया है, बट शायद आप PHC में पढ़ेंगे, PHC के सिलेबस से नहीं हटाया तो, ठीक है ना। अच्छा, तो वाइटामिन्स हमारे दो टाइप के होते हैं ना, कौन कौन से? वाटर सोल्यूबल एंड वाटर इनसोल्यूबल, ठीक है। सोल्यूबल में दो याद रख लेना, नॉर्मली आवाज़ नहीं रहे, जो हमारे वाइटामिन B एंड C है, ये नॉर्मली वाटर सोल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट B12, ठीक है। इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी वाइटामिन C है जो BC है वो क्या है? वाटर में सोल्यूबल है, B1 B2 जो भी हो, ठीक है। तो वाटर में सोल्यूबल है तो ये नॉर्मली यूरिन के साथ निकल जाते हैं बॉडी से बाहर, तो इनको हमको बार बार लेना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे दूसरे वाइटामिन है A, K ना, D, ये क्या है? वाटर में इनसोल्यूबल है, ये हमारी बॉडी में जनरली स्टोर होते हैं, नॉर्मली शायद लीवर में स्टोर होते होंगे, ठीक है। और इनको हमको ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं, कभी कभी लेने से काम हो जाता है, ठीक है। और ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इफ़ इनकी डिफिशियंसी होगी तो कोई ना कोई डिजीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल इफ़ विटामिन K की कमी है तो क्या होता है? ब्लड रिलेटेड कुछ काम हो जाता है ना, WBC का नंबर कम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो तुम याद कर लोगे, ठीक है। रोक दे रहे, फिर रोक, ब्रेक लेंगे, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक का हमारा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में मेनली हमको क्या पढ़ना है? कौन कौन से हमारे? DNA एंड RNA, ठीक है। DNA की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और RNA की राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। DNA का काम क्या है? हेरिडिटी ना, और RNA क्या करता है हमारा? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है ना, ठीक है। हेरिडिटी क्या होती है? जो कुछ इनहेरेंटेंस कैरेक्टरिस्टिक होती है वो अपने पेरेंट्स से सन में या डॉटर में जो भी होता है उसमें ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी, ठीक है। अब नाम से पता, अच्छा स्टार्टिंग से करते हैं इनके क्या क्या कंपोनेंट्स है DNA और RNA में, ठीक है। फर्स्ट डिस्कस करते हैं शुगर, ठीक है। तो DNA और RNA में कौन सी शुगर होती है हमारी? पेंटोज शुगर है ना। RNA में हमारी राइबोज शुगर है, और जबकि DNA में कौन सी शुगर है? डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। हमने नाम लिया, कौन सी शुगर है? पेंटोज शुगर है। पेंटोज का मतलब कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन होंगे। नाम लिख देता हूँ,
मैं पहले लिख देता हूँ किसका, आरएनए की शुगर लिख देते हैं बीटा डी राइबोज शुगर। ठीक है, बीटा का मतलब याद है OH कहाँ होता है, लेफ्ट में, ओ सॉरी OH कहाँ होता है, हाँ लेफ्ट में, और लेफ्ट का मतलब OH कहाँ होता है, ऊपर होता है, बाकी में OH कहाँ होगा, नीचे हो जाएगा, और यहाँ क्या होता है, बड़ा ग्रुप ऊपर। ये हमारी कौन सी शुगर होगी, है बीटा डी राइबोज शुगर हो गई। ठीक है, और सेकंड कौन सी है, बीटा डी 2-डीऑक्सी राइबोज, मतलब सेकंड कार्बन से आपने क्या हटा दिया है, ऑक्सीजन हटा दिया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, कौन से कार्बन से ऑक्सीजन हटाई है, सेकंड से। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो जाएगी, यहाँ दोनों जगह क्या हो जाएगा, HH, ये H, ये OH, और बड़ा वाला ग्रुप ऊपर आता है, ये CH2OH ऊपर, H नीचे। ठीक है, तो ये आपसे कोई पूछे कि डीएनए में कौन सी शुगर है तो आप बता देना बीटा डी 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर है, और इसमें राइबोज शुगर है, दोनों हमारी पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन शुगर है। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है। ठीक है, मैं अलग अलग कर ही देता हूँ, ये किसके लिए लिख रहे हैं हम, आरएनए के लिए यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैं किसके लिए लिख देता हूँ, डीएनए के लिए। ठीक है, तो आपको याद होगा कि नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं, डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ठीक है, और आपको याद होगा आरएनए में थाइमिन नहीं होता, थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है ना, तो कौन कौन से हो जाएंगे, AUGC। ठीक है, करें आगे, जब हम यहाँ से OH हटा के यहाँ पे बेस लगा देते हैं, यहाँ पे भी, ठीक है क्या लगा दिया है, बेस, नाइट्रोजन बेस लगा दिया। डीएनए में कौन कौन से बेस लगा सकते हैं आप, ATGC, और आरएनए में कौन सा लगा सकते हैं, AUGC। ठीक है, जब यहाँ पे आपने बेस लगा दिया, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये क्या बन गया है, न्यूक्लियोसाइड। एक साइड में कोई चीज लगा दी ना, नाम लिख दिया इसका न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या क्या मिलेगा आपको, पेंटोज शुगर मिलेगी और नाइट्रोजन बेस मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमने लगाया फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला याद होगा, H3PO4। इफ यहां से 3H हटा दे तो इस पर कितना चार्ज आएगा, -3। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, यहां से आपने लगा दिया यहाँ पे फॉस्फेट। ठीक है, ऑक्सीजन देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, डबल बॉन्ड हो, और 3 क्या होंगे, ये होंगे। ठीक है, इसको आपने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, ठीक है, सेम यहाँ भी डीएनए के लिए यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है आपका, फॉस्फेट है, पेंटोज शुगर है और बेस है। ठीक है, जबकि न्यूक्लियोसाइड में क्या था, पेंटोज शुगर और बेस था। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ हमने जब फॉस्फेट लगाया तो फॉस्फेट में फॉस्फोरस के बाद O- है। ठीक है, मतलब ये फिर नेक्स्ट किसी से कनेक्ट होगा, फिर वो नेक्स्ट कनेक्ट होगा, ये जब कनेक्ट होते जाएंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, पूरी एक चेन बन जाएगी। ठीक है, और आपको याद होगा कि डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, 2 चेन, बीच में कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जैसे आपको याद होगा कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं, स्टेबल बनने के लिए। ठीक है, समझ आया। इफ आप डीएनए का हाइड्रोलाइसिस करें तो डीएनए फर्स्ट किस पे टूटेगा, एक टाइप से न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, किस में टूटेगा, न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड को और तोड़ेंगे तो फॉस्फेट अलग होगा और क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड को फिर ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन बेस और शुगर। इफ मैं बात करूं खाली डीएनए की तो हमको पता है शुगर कौन सी होगी, बीटा डी 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी, और बेस क्या क्या हो सकते हैं, ATGC।
ठीक है। इफ आपसे डायरेक्ट पूछे कि न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस करें, न्यूक्लिक एसिड तो दोनों हो सकते हैं, डीएनए आरएनए, और क्या क्या मिलेगा, ठीक है, तो क्या क्या मिलेगा, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। बात समझे। लास्ट टॉपिक, चैप्टर खत्म, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे है, जैसे हमारा फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, ठीक है, हर इंसान का अपना एक फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, वैसे ही हमारे जो डीएनए में न्यूक्लिक एसिड का जो सीक्वेंस होता है, सॉरी डीएनए में ये जो बेस का जो सीक्वेंस होता है ATGC, ये जो सीक्वेंस होता है वो भी क्या होता है, यूनिक होता है। हर इंसान का अपना एक यूनिक डीएनए कोड होता है, ठीक है। तो इसको भी हम एज ए आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, जैसे हम फिंगरप्रिंट को आइडेंटिटी के लिए यूज करते हैं, सेम हम डीएनए को भी आइडेंटिटी के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हार्मोन सिलेबस से हटा दिया तो चैप्टर हमारा खत्म हो गया।